So, namaste to all of you. Welcome you all in this Income Tax 2025 session and this is our third session. और ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि पहले पुराने सेक्शन और नए सेक्शन को पुराने सेक्शन को रिकॉल कर ले और नए सेक्शन को मैप कर दे। उससे क्या होगा, फिर हम लोग इसको और डीप में जाके इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग क्लॉज वाइज क्लॉज इसको पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और मेन फोकस हम लोग का इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन नहीं रहेगा, लिटिगेशन ही रहे। तो लेकिन पहले सेक्शन याद हो जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्लबिंग, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, समरी बेसिस पे पढ़ेंगे। विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज कंप्यूटेशन विल नॉट बी अवर फोकस विल बी लिटिगेशन। विल ऑल्सो डू टीडीएस, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो मुझे बहुत डीप में जाके उसको बताने की जरूरत नहीं है। जहां लिटिगेशन एंगल आएगा वो हम लोग को डिस्कस करना। अभी फिलहाल तो हम लोग सिर्फ सेक्शन को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए, मैंने आपको एक आपके साथ आप पीडीएफ भी शेयर किया ही है। तो जो लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था आपके साथ, एक बार उसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़। आइए देखिए, पूरे इनकम टैक्स एक्ट 2025 या 1961 को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम क्या होता है? यू ऐड ऑल द फाइव हेड्स एंड मेक टू एडजस्टमेंट, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, उसमें फिर डिडक्शन माइनस कर दीजिए, तो टोटल इनकम आ जाएगा। उसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। तो ये एक पहला पार्ट हो गया। इस टोटल इनकम को कंप्यूट करने के बाद इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज अवर सेकेंड पार्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड फीस। तो ये अभी हम लोग को करना है, मैं करूंगा ये। यहां तक आप इसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बोल देते हैं। और ये सेल्फ असेसमेंट के बाद डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट, आप सेल्फ असेसमेंट करने के लिए रिटर्न फाइल करता है, डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी देन यू गो फॉर अपील। तो ये फिर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, रिवीजन, ये सब इसी में है। पेनाल्टी, ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन, ये सब, ये थर्ड पार्ट। तो हमने अभी पहला पार्ट आपके साथ किया है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। लेकिन मैं उसको एक बार रिकॉल करवाना चाह रहा हूं आपके साथ। आप मुझे बताइएगा, आप भले देख के बोलिए लेकिन बोलिए जरूर। इससे क्या होगा कि याद हो जाएगा। याद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आने वाले समय में। बताइए, सेक्शन 1 to 3 क्या है? 1 क्या लिखा हुआ, 2 क्या लिखा हुआ, 3 क्या लिखा हुआ? सर 1 में है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। 2 में? डेफिनेशन। डेफिनेशन। 3 में? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर। तो 1 to 3 इसको अगर आप देखेंगे तो ये प्रिलिमिनरी है। 4 to 10 में चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 में बेसिस ऑफ चार्ज। फिर हमने 5 बताया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम। ये सारी बातें 4 to 10 में लिखी हुई। 11 एंड 12 में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पशन। एग्जाम्शन। और इसमें शेड्यूल 2 to सर, शेड्यूल 8 था एंड शेड्यूल 16 था, लास्ट वाला। फिर 13 में क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस टोटल इनकम सर। ग्रॉस टोटल इनकम। 14 में? ग्रॉस टोटल इनकम। If income is part of gross total income, then expenditure is allowed. If any income is exempted, then that expenses is not allowed. That is written in 14, जो पुराना 14A था। अब आते हैं हम लोग 5 हेड्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन एंड अदर सोर्सेज। सैलरी बताइए। 15 to 19। 15 to 19। हाउस प्रॉपर्टी 20 to 25। 20 to 25। पीजीबीपी 26 to 66। 66। कैपिटल 67 to 91। 91। और अदर सोर्सेज 92 to 95। 90 to 95। 95। करेक्ट है। मैंने कैसे याद किया? 15 में 4 सेक्शन है, 19। फिर इसमें 5 सेक्शन है, इसमें 40 सेक्शन है, बेसिकली 41 है लेकिन 40 जोड़ने से 66 आ जाएगा। इसमें करीब करीब 34 सेक्शन है और इसमें 4 सेक्शन है। तो अदर सोर्सेज, उसके बाद क्लबिंग सीरियली चल रहा है सारा। क्लबिंग 95 to 99। 96 to 100। 100, इसमें भी 4। फिर एग्रीगेशन ऑफ इनकम, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट, 101 to 107। 107। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, 108 to 125। 108 to 120, 121 जी है सर। ना? जी सर। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। इसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 120 to 154। 154 टोटल इनकम आ जाएगा। करेक्ट है ना? अब मुझे एक बात बताइए, आप ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं आप, इसमें मान लीजिए अगर पार्टनरशिप फर्म है तो इसका टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एचयूएफ है तो इसका तरीका चेंज होगा, इंडिविजुअल है तो तरीका चेंज होगा, कंपनी है तो तरीका चेंज होगा या नहीं होगा? कहिए। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, मैं दूसरा सवाल। क्या आप अपने आप को सैलरी दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो उसका डिडक्शन मिलेगा? नो सर। नो। नहीं मिलेगा ना। तो फर्म
अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, तो पार्टनर्स एंड फर्म आर सेम। हेलो, नो। जी सर। नहीं नहीं, आप समझिए, देखिए मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यूं समझ, ए एंड बी ने मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया, या फिर ए एंड बी ने मिलके एक एक्स लिमिटेड बनाया। अब जवाब दीजिएगा, ए एंड बी एंड एक्स लिमिटेड, हाउ मेनी पर्सन आर देयर? दो। 3%। हाउ मेनी? 3%। 3 है। ए अलग, बी अलग, एक्स लिमिटेड अलग, तो इसको हम लोग कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इनकम टैक्स के बाहर जाके सोचना है आपको। दे आर कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। ए एंड बी ने मिलके एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाया। मान लीजिए एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया, बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल, कितने पर्सन है? कितने पर्सन है? 3%। 3 नहीं है, 2 हैं। दे आर नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ए एंड बी ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाया। 3%। 2%। इनकम टैक्स एक्ट के बाहर जाके सोचना, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, 2%। लेकिन इनकम टैक्स में पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। इनकम टैक्स में ए एंड बी ने मिलकर अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोला है और उसमें कुछ बिजनेस लेके आ रहे हैं, देन दिस जॉइंट अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। हेलो, ये लिखना ही इसलिए पड़ा। अब अगर फर्म अपने ही पार्टनर्स को जो सेम है तो उनको सैलरी और इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो डिडक्शन मिलना चाहिए एज पर जनरल रूल ऑफ इनकम टैक्स। जी सर। हाँ या ना? यस सर। अरे यस फिर सर। आप फिर यस सर। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं देखिए, आप सिस्टमैटिक नहीं समझेंगे इनकम टैक्स तो फिर गलतियां करेंगे। जिस लाइन से सोचना उस लाइन से सोचिए। मैं ये कह रहा हूं कि आउटसाइड इनकम टैक्स एक्ट दिस फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम एंटिटी। हेलो, जी सर। पीजीबीपी के अगर आप चैप्टर में जाएंगे तो उसमें एकदम साफ लिखा हुआ होगा कि आप अपने आप को खर्चा देंगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। यस सर। आइडियली होना क्या चाहिए? फर्म ने अगर 10 लाख रुपया कमाया है तो फर्म के ऊपर टैक्स 0 होना चाहिए, और ये 10 लाख पार्टनर्स में 5-5 लाख रुपए में बढ़ जाना चाहिए, और जो भी टैक्स देगा वो कौन देगा? पार्टनर। पार्टनर्स देंगे। आइडियली यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा इनकम टैक्स में किया नहीं है। दे हैव क्रिएटेड समथिंग आर्टिफिशियल। व्हाट दे सेड कि फर्म भी 30% टैक्स देगा, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है, सॉरी, फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट दे सकता है, लेकिन और बचा हुआ प्रॉफिट पे 30% और शेयर ऑफ प्रॉफिट पे एग्जम्पशन है। यही है ना लॉ? यस जी सर। सर। मैं आपको असेसमेंट ऑफ फर्म का सेक्शन कौन सा है? असेसमेंट ऑफ फर्म का सेक्शन कौन सा है? किसी को याद है तो बताइए। 184 ये रहा, और नए में कौन सा है? 325। तो लेट अस ओपन 325। 325 ना? जी सर। ये फर्म shall be assessed as a firm for the purposes of this act if the partnership is evidenced by an instrument and the individual share of the partners are specified in that instrument. A certified copy of the instrument of partnership referred to in this shall accompany the, ठीक है, assessment when section 325 not complied with। separate legal entity का concept कहाँ लिखा हुआ है? देखिए, प्राइवेट कंपनीज का कैसे असेसमेंट करना है, कंपनी इन लिक्विडेशन, फर्म अगर डिसॉल्व होगा तो क्या होगा। खैर, इन केस मुझे वो कॉन्सेप्ट मिल नहीं रहा है, कहाँ लिखा हुआ, किसी को आइडिया है तो बताइए। शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट। मैं आपको कुछ और बताता हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा है जो वो मैं वर्ड चाह रहा था। कैपिटल गेन में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? नया वाला ही बता दे। कैपिटल गेन में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 67। 67 है। जी सर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वेयर देर इज ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इन ए टैक्स ईयर देन कैपिटल गेन शैल अराइज। तो यहां लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, करेक्ट है। और ट्रांसफर का डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सेल, एक्सचेंज, वो सब तो लिखा हुआ है, 2 पार्टीज होना चाहिए। अगर आप अपने आप को ट्रांसफर करेंगे तो कैप गेन अराइज नहीं होगा। अब क्या फर्म अपने पार्टनर्स को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है तो कैप गेन अराइज होना चाहिए एज पर सेक्शन 67। हेलो, फिर से पूछ रहा हूं, आप जनरल समझिएगा, तभी आप ये मान के चलिए कि फर्म एंड पार्टनर्स आर सेम एंटिटी, नॉट ए सेपरेट एंटिटी। फिर सोचिएगा इनकम टैक्स में कैसे लॉ इवॉल्व हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं कि फर्म अगर अपने पार्टनर्स को कैपिटल एसेट ट्रांसफर करती है तो कैप गेन अराइज होना चाहिए, यस? नो सर। नो। आउटसाइड नहीं होना चाहिए। नो सर। नहीं इसीलिए इसीलिए इन्होंने डीम ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट निकाला था कैपिटल गेन में। वो डीम ट्रांसफर नहीं लिखा हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट ही वही था। जी सर। और इसका सेक्शन अगर आप देखेंगे, मैंने कुछ कुछ लिखा है, मैं आपको दिखलाता हूँ कि हम लोग बुकलेट बना रहे हैं, समरी, ये तो पीजीबीपीआर। कैपिटल गेन देखिए, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल टू अंडर द हेड कैपिटल गेन। और कैपिटल ट्रांसफर कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सब, सॉरी, ये कैपिटल एसेट डिफाइंड है 222 में,
और ट्रांसफर डिफाइंड एट सेक्शन 2 सब सेक्शन 109, ये रहा ट्रांसफर, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, ये सब ट्रांसफर का डेफिनेशन है। ऑल इज सेम। 247 में पूरा पहला था, उसमें 109 कर दिया। यस यस, सेम है सेम है। अब आपको मैं दिखाता हूं, ये सेक्शन 67 सब सेक्शन 9, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फेयर मार्केट वैल्यू एज एंड डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये फेयर मार्केट वैल्यू लेने की क्या जरूरत थी जब एक्चुअल कंसिडरेशन ले सकते थे? बिकॉज दीज ट्रांजेक्शन्स आर ट्रीटेड एज Correct. डीम्ड ट्रांसफर। डीम्ड ट्रांसफर। जी सर। ठीक है, तो अब हम लोग दोबारा आते हैं। अब जब आप ये टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम या टोटल इनकम को कंप्यूट करने का तरीका अलग हो, करेक्ट है? अब आप समझिए, तो वो उनका सेक्शन अलग होगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन में क्या एक्चुअल इनकम टैक्सेबल होता है या ओपन मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस टैक्सेबल होता है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, हेलो, मार्केट प्राइस होता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी ने किया हुआ है कोई एट प्रैक्टिस? आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस, यस, द राइट वर्ड इज आर्म्स लेंथ प्राइस। तो जब मार्केट वैल्यू, तो आर्म्स लेंथ प्राइस के ऊपर टैक्सेबिलिटी आएगी। तो आप पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे होंगे तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपने मान लीजिए रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन, आपने तो सेक्शन 40A पढ़ाई होगा पीजीबीपी में, वही कहानी है। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में आपस में ट्रांजेक्शन होता है। होल्डिंग कंपनी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सब्सिडरी कंपनी इज लोकेटेड इन इंडिया। अब ये सब्सिडरी कंपनी, आप लाइव एग्जांपल देखिए, मारुति सुजुकी इज लोकेटेड इन इंडिया और सुजुकी इज जापान इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अब ये क्या करती हैं, सुजुकी इंडिया वाले इंटरेस्ट या ब्रांड वैल्यू के ऊपर रॉयल्टी 100 रुपया जापान को देती है, सुजुकी जापान को। मैं आपको लिख के बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप सुजुकी इंडिया और सुजुकी जापान, सुजुकी जापान ने एक सब्सिडरी खोली हुई है सुजुकी इंडिया और ये इसको रॉयल्टी दे रही, कितना? 100 रुपये। अब एक बात बताइए, सुजुकी इंडिया की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं? सुजुकी इंडिया, इट इज एन इंडियन सब्सिडरी कंपनी, वेदर हिज इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट? टैक्सेबल सर। व्हाई? इंडियन इनकम, इंडियन जी इनकम। सर। क्या सुजुकी इंडिया की कोई फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? क्यों? ना होगा Yes, sir. सर। सुजुकी Yes, sir. इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस तो रेजिडेंट है, इंडियन जैसे यहाँ से हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, रेसिडेंट sir, हो हो जाएगा। जाएगा। तो रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, दोनों इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, करेक्ट है? हेलो। यस Yes, sir. Yes, sir. अब इसका जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो ये रॉयल्टी मैं खर्चे में डालूंगा या नहीं डालूंगा? Yes, जी sir. सर। सुजुकी इंडिया इसको रॉयल्टी पेमेंट करने से पहले इसका टैक्स काटेगी या नहीं काटेगी? टीडीएस Yes, sir. कटेगा सर। पुराना सेक्शन 195 है, नया सेक्शन 393, जी सर। पेमेंट मेड टू नॉन, करेक्ट? पूरे इनकम टैक्स में किसी के लिए खर्चा तो किसी के लिए इनकम। अगर सुजुकी इंडिया के लिए रॉयल्टी 100 रुपया खर्चा है तो सुजुकी जापान के लिए रॉयल्टी इनकम है। क्या ये 100 रुपए की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं? No. वो पता लगाने के लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सुजुकी जापान का पता करना होगा। सुजुकी जी सर। जापान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेसिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट होगा। तो सुजुकी जापान का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट नॉन हो। रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होगी? एक्रूज इन इंडिया। जब इंडियन इनकम होगा, इनकम एक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया। तो ये तो नॉन रेजिडेंट है, वेदर दिस रॉयल्टी इज एन इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन हेलो, Indian वेदर income. रॉयल्टी इज एन इंडियन इनकम और ए फॉरेन इनकम? Indian income. इंडियन इनकम। इनकम है। हेलो, इंडियन हाँ। इनकम है ना? अगर ये इंडियन इनकम है तो ये नॉन रेजिडेंट को इस इनकम पे रॉयल्टी पे टैक्स देना होगा, क्योंकि इसका सोर्स ऑफ इनकम जो नॉलेज है विच इज बीइंग यूज्ड इन इंडिया, देयरफॉर इट इज एन इंडियन इनकम। तो इसको इस 100 रुपए पे टैक्स देना होगा, करेक्ट है? तो ये भी अपना रिटर्न ऑफ इनकम इंडिया में फाइल कर रहा होगा, सुजुकी जापान भी रिटर्न ऑफ इनकम इंडिया में फाइल कर रहा होगा, करेक्ट? Yes, sir. अब यहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेदर दिस ₹100 इज ट्रीटेड एज आर्म्स लेंथ प्राइस ऑन। फिर सुजुकी इंडिया को हम लोग ये कहते हैं, सुजुकी इंडिया को ये कहते हैं कि ऐसा है कि आपकी एक फैक्ट्री इंडिया में, आपकी एक फैक्ट्री कोरिया में भी होगी, आपकी एक फैक्ट्री इंडोनेशिया में होगी, फिलीपींस में होगी, वियतनाम में होगी। उन सब से आप रॉयल्टी किस बेसिस पे लेते हैं वो भी बताइए, आप समझ में आ रहा है आप? तो इस बेसिस पे हो सकता है इस रॉयल्टी इनकम को कम या ज्यादा किया जा सकता है। ये सारा कुछ चैप्टर का नाम है ट्रांसफर प्राइस। तो ये तो मैंने एक इशू बताया, ऐसे कई सारे इशू आपको ट्रांसफर प्राइसिंग मिलेंगे जहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। आर्म्स लेंथ प्राइसिंग का जो पुराना सेक्शन था वो था 92 से 94B, अब है 161 से 177 तक। कितने सेक्शन हो गए? करीब करीब 16-17 सेक्शन हो। फिर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इस तरह से प्रेजेंट करें
टू अवॉइड इनकम टैक्स। तो पूरे इनकम टैक्स में तीन तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक होता है टैक्स प्लानिंग, दूसरा होता है टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपने एटीसी का रिडक्शन ले लिया, आप कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं और आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया, तो दिस इज ब्लेटेंट टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग को कहते हैं कि व्हेन यू फॉलो द बोथ लेटर एंड स्पिरिट, और टैक्स अवॉइडेंस को कहते हैं कि व्हेन यू फॉलो द लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। और सिंपल एग्जांपल मैं आपको वोडाफोन का दे देता हूं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए बड़ा टिपिकल और कॉम्प्लेक्स होगा ये। टैक्स हेवन कंट्री समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज टैक्स हेवन कंट्री? टैक्स फ्री कंट्री। टैक्स फ्री कंट्री जहां पर इनकम टैक्स जीरो है, न सैलरी पे न बिजनेस इनकम पे टैक्स है, न कैपिटल गेन पे टैक्स है। करेक्ट है? मान लीजिए एक टैक्स हेवन कंट्री ए लिमिटेड है, उसने एक 100% सब्सिडरी खोली बी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड कहाँ की है? मान लीजिए जापान की है, और बी लिमिटेड एक केमन आइलैंड है जो टैक्स हेवन कंट्री, ब्रिटेन के अंडर आता है। केमन आइलैंड नहीं, ए लिमिटेड मान लीजिए केमन आइलैंड में है, इसकी 100% सब्सिडरी बी लिमिटेड है जो कोरिया में है, और बी लिमिटेड की एक 100% सब्सिडरी वोडाफोन मान लीजिए इंडिया में। करेक्ट? अब बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी विच इज लोकेटेड इन कोरिया, बी लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी विच इज लोकेटेड इन कोरिया, ये अपने बैलेंस शीट में क्या दिखला रहा होगा? ये अपने बैलेंस शीट में क्या दिखला रहा होगा? इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी, सब्सिडी और इंडियन कंपनी है ना। अब मैं अगर इस इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचूंगा तो क्या होगा? आप बोले तो अगर मैं इस इंडियन कंपनी मतलब बी लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं आप, बेचे तो हाँ, बी लिमिटेड के पास शेयर्स है ना, तो बी लिमिटेड हाँ अगर इस इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचेगा तो कैपिटल क्या गेन बी लिमिटेड को कैपिटल गेन इंडिया में देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा सर। बी लिमिटेड का रेजिडेंशियल स्टेटस, बी नॉन लिमिटेड का नॉन रेजिडेंट। रेसिडेंट, बी लिमिटेड जो कोरिया में लोकेटेड है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट। नॉन नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। और जो शेयर्स बेच रहा है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है? नो, दैट इज इंडियन इनकम, इंडियन बिकॉज इनकम। अंडरलाइंग एसेट्स इंडिया में है इसलिए। अब शेयर्स ही इंडिया का है तो इंडियन इनकम हाँ हो ही गया ना, अंडरलाइंग एसेट देख के क्या करेंगे। करेक्ट है? अब बी लिमिटेड वोडाफोन का कंट्रोल किसी और कंपनी को देता है, तो बी लिमिटेड के पास इस ए लिमिटेड के भी शेयर्स हैं, ये इसका भी सब्सिडरी है, मैंने गलती कर दी। ए लिमिटेड केमन आइलैंड का भी सब्सिडरी है, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड। और ए, हाँ, अगर मैं केमन आइलैंड के शेयर्स को बेचता हूं, बी लिमिटेड केमन आइलैंड के शेयर्स को बेचती है, तो बी लिमिटेड का रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट। जी सर। ए लिमिटेड जो केमन आइलैंड में है, ये इंडियन का ये शेयर्स आउटसाइड इंडिया है, तो ये फॉरेन इनकम है। जी सर। तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम के शेयर, फॉरेन इनकम कमा रहा है तो इंडिया में टैक्स देगा। नहीं सर। लेकिन इसके शेयर्स जिसके पास भी है वो इस कंपनी का कंट्रोल आ गया इसके पास। जी सर। समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली एंटी, आपने किसी कंट्री में टैक्स नहीं दिया। ये ए लिमिटेड के शेयर्स केमन आइलैंड के लिए तो रेजिडेंट था, ये कंपनी केमन आइलैंड में रेजिडेंट थी, और केमन आइलैंड में भी टैक्स जीरो दे रही है, और इंडिया में भी टैक्स जीरो लग रहा है, इवन इफ you are holding, you are controlling the shares of an Indian company. तो these kind of cases the loophole was plugged. लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लग सकता है दिस होल ट्रांजैक्शन इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इट इज नॉट अ केस ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो उसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है। कौन सा? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, सेक्शन 178 टू 186 से। फिर 269 SS, 269 डबल टी, ये क्या, किस चीज का था? पेनल्टी का, पेनल्टी का नहीं था, ये कैश ट्रांजेक्शन। क्या डिपॉजिट, कैश ट्रांजेक्शन रिस्ट्रिक्शन है ना। रेस्ट्रिक्शन था कितना? 20 लाख 10 लाख का कैश ट्रांजेक्शन आप नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ लिखा हुआ था इसमें। वो सेक्शन कहां से आ गया? 185 टू 189। एक बार देख लें आपके साथ 185 टू 189 क्या है। ये नो पर्सन शैल टेक और एक्सेप्ट फ्रॉम अनदर पर्सन एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट थ्रू अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक दिस द अमाउंट ऑफ वगैरह वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। कितना? 20,000 कुछ, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या उसमें जाएगा तो उसको डीम्ड इनकम आपका माना जा सकता है। तो ये सब कहानी है जो लिखा हुआ है। डीम्ड इनकम का कहाँ केसेस है? ये रहा, नहीं ये रहा, हाँ ये रहा, 101 टू 107। इसके बाद मैंने जो बताया, असेसमेंट ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ, रिप्रेजेंटेटिव, एसएससी, एक्सिक्यूटर, सक्सेशन, पार्टीशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम ऐसे कैलकुलेट होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? जनरली आप प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बनाते हैं आप? इनकम एक्सपेंडिचर।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग? ग्रॉस रिसीट माइनस एक्सपेंडिचर। आप लोग ने किया हुआ है कि नहीं असेसमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट का? हेलो, जी किए है सर। उसने किया है। बताइए कैसे करते हैं आप? रिसीट साइड में इनकम क्या लेते हैं आप? रिसीट साइड में क्या लेते हैं? डोनेशन वगैरह जो रहेगा सर। यस, क्रॉस रिसीट पे। yes। स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन तो एग्जम्प्ट है ना? कोई हाँ फी सर। फूस आ गई वो सारे लेंगे। फिर आपको ये सारा जितना भी रिसीट है वो क्या करना पड़ता है एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए? पेंट करना पड़ता है। एक्सपेंड खर्चा करना करना पड़ता है कितना परसेंट? 85%। 85%। 85%। 15% और जो डीम। 15% बचता है उसका एग्जम्पशन कैसे मिलता है? डीम डीम ये तो सर डीम टैक्स वॉलेंट्री है का। सर। जो 15% बच गया है या खर्चा नहीं कर पाए तो एग्जम्पशन कैसे मिलता है? डीम एप्लीकेशन है सर, उसको सर डीम 11(1)(c) एप्लीकेशन है में सर। डीम एप्लीकेशन बना जाता है उसको। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए 85-70% खर्चा कर दिया, 15% डीम्ड एप्लीकेशन है, तो बाकी 15% का एग्जम्पशन कैसे मिलेगा? फिर वो फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है एक्यूमुलेशन का। नहीं मतलब नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? 85% की जगह आपने 70% ही किया, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो फिफ्टीन डिक्लेरेशन परसेंट देनी का होती है सर कि 15% हमें आप दो नेक्स्ट ईयर ऑप्शन। में एक एक एक्सपेंड कर कर लेंगे। एक एक करके हाँ। ये जिन्हें डिक्लेरेशन देनी मैं होगी ऐसा सर बोल रहा इसमें कि था, हम नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंड करेंगे इसको, अक्यूमुलेट हो। there is two option. One is you हाँ have to form file 9A. There is an option हाँ that this year we will take a postponement of this application of income to next year. करेक्ट, ठीक है Or in the year of the receipt of income, we will show that as a application of income. ठीक है। नेक्स्ट। दूसरा है you have to accumulate that कहाँ? income. कहाँ? 5 साल के लिए कुछ प्रोजेक्ट के लिए, कहाँ? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, उसका फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 10। नहीं, कहाँ एक्यूमुलेट करेंगे? सर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, यस। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट 11 या दैट इज 11(5). यस, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, यस। करेक्ट करेक्ट। अब ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है नए लॉ में? शेड्यूल 16 जो था बहुत ही मतलब। हाँ, शेड्यूल 16 ही ये रहा, हाँ, 16। परमिटेड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट, हाँ शेड्यूल शेड्यूल 16। सेक्शन 350 हाँ ठीक है। ठीक है। तो हाँ अब आप देखिए, टोटल इनकम को कैलकुलेट करना जनरल तरीका तो आपको पता ही है हाँ हाँ कैसे हाँ। कैलकुलेट करते हैं। ये राइट। टोटल इनकम को कैलकुलेट करने का स्पेशल तरीका यहाँ हम्म 161 टू 177 हम्म ट्रांसफर प्राइसिंग, हम्म 178 टू 184 जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, हम्म 185 to 189 restriction on transactions and special provision relating to certain persons, 302 to 355। करेक्ट है? हम्म ये सेक्शन याद होना चाहिए। हम्म इसके बाद इस टोटल इनकम पे टैक्स निकलेगा। हम्म। टैक्स निकालने का तरीका आपसे बताइए। मुझे एक बात बताइए, क्या टैक्स ऑन टोटल इनकम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इनकम अलग अलग हो सकता है? यस सर, ऑफ कोर्स। हाँ सर। जैसे कैपिटल गेन। नहीं, सैलरी से चालू करो। नहीं नहीं, नेचर ऑफ इनकम। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, पूरे टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम में कहीं पर कम टैक्स लग रहा है, कहीं पर ज्यादा टैक्स लग रहा है, या नॉर्मल टैक्स लग रहा है। करेक्ट, परफेक्ट, यस। ऐसे समझते हैं। नॉर्मल बराबर। टैक्स को कौन कौन सा? बीजीबीपी, सैलरी नॉर्मल बीजीबीपी। टैक्स स्लैब रेट भी हो सकता है और फ्लैट रेट भी हो सकता है। करेक्ट। स्लैब रेट किसको एप्लीकेबल है? बीजीबीपी, नहीं इनकम नहीं, फ्रॉम अदर सोर्सेस। पर्सन का नाम बताओ। इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ, एचयूएफ, एओपी, बीओआई। यस। ट्रस्ट भी है। सर। ट्रस्ट भी ट्रस्ट, है, वो रजिस्टर्ड बीओआई में ट्रस्ट। आ गया, एओपी बीओआई में आ गया। जी एक सर। अलग से मतलब, हाँ। फ्लैट रेट किसको लग रहा है? फर्म को, कंपनी को। कंपनीज और पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड फर्म, लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कंपनी, एलएलपी को लग रहा है। हम्म ये जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन है, ये कहाँ लिखा होता है? शेड्यूल में है। 115 बजट। यस, बजट में आता है, फाइनेंस फाइनेंस एक्ट। एक्ट, फाइनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं आप? यस। तो ये नॉर्मल रेट हमेशा हर साल फाइनेंस एक्ट में ही आए। अच्छा। ठीक है। सरचार्ज लगाना है, सेस लगाना है, जो भी करना है वो सब फाइनेंस एक्ट में आता है। लेकिन लेकिन जो स्पेशल रेट है जिसपे कम टैक्स लगता है, हम्म, वो एक्ट में लिखा हो। अच्छा। जो आपने कहा कि बजट में आता है हर साल, हाँ, तो कुछ ना कोई सेक्शन तो होता ही होगा। नहीं कोई सेक्शन। सर फाइनेंस अच्छा, एक्ट में वो अमेंडमेंट एक्ट किया में जाता क्या है लिख ना। देते हैं? एक्ट में क्या लिख देते हैं? रेट्स इन फोर्स। पहले ये तो सेक्शन उनको देना चाहिए, क्योंकि हर साल ये गजट कर रहे हैं अपने और कोई भी चीज अगर गजट हो रही है तो बिना सेक्शन के थोड़े होता। है तो वैलिड पॉइंट देखना होगा फिर मुझे। सर क्योंकि एक्ट में निश्चित रूप से हर साल हम फाइनेंस एक्ट को गजट कर रहे हैं, तो बिना फाइनेंस एक्ट को जब गजट कर रहे हैं तो सेक्शन रूल तो हर हाल में होगा, सर वो शेड्यूल है संभव ना ही सर, नहीं है। अपना शेड्यूल है वहां पे, पूरा शेड्यूल उसमें शेड्यूल को चेंज करते हैं वो लोग, या फिर नहीं नहीं, शेड्यूल को इसके ऐसे लिए क्या? इसके लिए सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, मनी नहीं नहीं बिल नहीं। का कॉन्सेप्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा। आकाश, डू यू हैव एनी आइडिया? नो सर। सर हमने सर भी हैं शेट्टी। सर सेक्शन 4 से चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ नहीं नहीं, है। चार्जिंग सेक्शन नहीं में नहीं, नहीं। चार्जिंग ये का नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मुझे याद नहीं है। अन्वेश, डू यू हैव एनी आइडिया?
एनीवन हैविंग एनी आइडिया? खैर, मैं जो आ रहा था, स्पेशल रेट पे आते मैं हैं। इसलिए इस बात को नहीं, कि ठीक कह रहे हैं राजेश जी। अभी मेरे पास सर्विस टैक्स में सर वो सुनिए ना केवल राजेश फाइनेंस जी, एक्ट लाते थे। राजेश जी, अभी ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन में है, डेफिनेटली है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। जैसे ही याद आएगा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल स्पेशल इनकम जिसपे नॉर्मल रेट से कम टैक्स लगता है, 10% का भी रेट होगा, 15% का भी रेट होगा, शायद 20% का भी रेट होगा। करेक्ट है ना? अब आप देखिए, समझिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे एसटीटी लग चुका है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर एसटीटी लग चुका है। मुझे एक बात बताइए, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस पे एसटीटी लग चुका है, उस पर रेट क्या है? 12.5। 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर एसटीटी लग चुका है, उस पे एग्जेम्पशन है या रेट है? नहीं, एसटीजी की तो मतलब 20% है सर, अभी तो सर वो इस साल। लॉन्ग टर्म पे है 12.5 12.5 परसेंट। लॉन्ग टर्म पे है और 20% एसटीजी में है। अच्छा, इस पे 12.5 है, और और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पे ट्वेंटी कितना है? ट्वेंटी ट्वेंटी 20 है। हम्म। और नॉर्मल सिर्फ अगर यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहां भी 20 है। हाँ। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसको नॉर्मल इनकम है इस पे। यस। यही है ना? अब यस। इस रेट के पीछे का लॉजिक आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। हमने ये कहा था कि अगर रेवेन्यू रिसीट है तो ऑलवेज टैक्सेबल है, कैपिटल रिसीट है तो ये इसको टैक्स, इट इज नॉट टैक्सेबल अनलेस मेक्स टैक्सेबल। तो अगर कैपिटल रिसीट, एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं, मैं आपको भी एकदम शॉर्ट्स में सुनाता हूं। एक मुर्गी है जो सोने का अंडा दे रही है, तो प्यारा कौन है, मुर्गी या सोने का अंडा? सोने का अंडा। सोने का अंडा रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट। और मुर्गी कैपिटल। सोर्स ऑफ इनकम है। अगर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ही टैक्स लगा दूंगा तो आपका जो रेगुलर इनकम है वो कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सोर्स ऑफ इनकम को बेचने से जो कैपिटल गेन आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ही टैक्स लगा दूंगा तो आपका रेगुलर इनकम जो रेवेन्यू रिसीट है वो कम हो जाएगा ना? यस सर। आप समझिए, आपके पास कोई एसेट था 50 लाख का, उसको आपने बेचा 60 लाख में, गवर्नमेंट आपसे 30 लाख रुपए टैक्स ले लिया। अब जो बचा हुआ पैसा है वो 30 ही लाख है, तो इन्वेस्ट करेंगे 30 लाख, तो आपको तो और कम इनकम मिलेगा। हेलो, और अगर रेवेन्यू रिसीट कम होता है इन द लॉन्ग रन कैपिटल रिसीट पे टैक्स लगाने से, तो सरकार को जो रेगुलर इनकम पे टैक्स मिल रहा था वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कैपिटल रिसीट पे, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जहां पर होल्डिंग पीरियड 1 साल या 2 साल होता है, वहां पर कम टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा टैक्स लगता है। इसका तो टैक्स आपको बता ही दिया। अब जब आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में जाएंगे तो उसमें भी ये लिख दिया कि जो लॉन्ग टर्म है सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। इसका कारण क्या रहा होगा कि जिस पे कम टैक्स लगता है वो कम के साथ ही सेट ऑफ होता है, जिस पे ज्यादा टैक्स लगता है वो दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है। बराबर है। बड़ा भाई है, वो छोटे भाई के पास नहीं जा सकता, छोटा भाई बड़े भाई के साथ जा सकता है। अच्छा, हाँ, ऐसी करेक्ट बात करेक्ट। ठीक है। ऐसा। हाँ। चल, हम लोग कैसे भी आपको समझ में आना चाहिए, लॉजिक हाँ, वो नजर आना चाहिए। हाँ, बस तो वही कम कम को एग्जाम्पल। कम नहीं कर सकता, ज्यादा सर एक कम चीज को और कम कर बताइए, सकता। यहाँ जैसे हाँ कई लोग जो है सीए भी शामिल, हाँ। एसटीटी पेड और नॉन एसटीटी पेड में अंतर क्या है? क्यों उसको एसटीटी पेड बोलते हैं? क्या ऐसा एसटी टैक्स वो जोड़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो एसटीटी मतलब जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन ट्रांजेक्शन टैक्स। टैक्स, शेयर्स को खरीदने बेचने में जो टैक्स लगता है उसी को एसटीटी बोलते हैं। अच्छा, मतलब दो तरह के शेयर हो गए, एक ऐसे भी हो गए जिसमें एसटीटी नहीं भी लगता। हर शेयर्स पे एसटीटी लगता है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिक रहा है। अगर आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज बिक रहा है तो एसटीटी नहीं लगता है। ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो उसमें नहीं लगेगा। हाँ, अब लैंड बिल्डिंग पे नहीं लगेगा, हाँ वो तो पता है ना? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमा रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स या कम टैक्स? ज्यादा। इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना सर आप? नहीं, कोई भी ज्यादा नॉन टैक्स रेजिडेंट है। अगर इंडियन इनकम कमाता है तो उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए या कम टैक्स लिया नहीं जाए? नहीं, एज ज्यादा। पर एक्ट ही तो है, उसमें कहाँ ऐसा है सोच के का। Indirectly, some exemptions are not available to him. इसको पढ़िए क्या लिखा है, हाँ, जीडीआर जीडीआर। ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स। अब हम्म। देखिए, करेक्ट। नॉन रेजिडेंट, अच्छा नॉन रेजिडेंट ने अगर इसने एनआरई अकाउंट खुलवाया है तो इसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट। Exempt. क्यों? उसका इनकम कम हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका जो है एनआरई अकाउंट में सेम NRI, है। NRI is ये foreign कारण, account. ये कारण नहीं है नॉन NRI रेजिडेंट। foreign account. NRI foreign account. हाँ, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है, हम्म। इसीलिए इसकी डॉलर इनकम लेके आ रहा है ना, इसीलिए वो नहीं उस पर कुछ यस, limitation। इसीलिए या तो इसकी इनकम एग्जाम कर रहे हैं या टैक्स लगा भी रहे हैं तो कम लगा रहे हैं। कम लगा रहा है। नॉन रेजिडेंट अगर यहाँ पर इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है हम्म। और फिर उसको बेचता है
हम्म तो और कैप गेन आता है, फिर हम उसको कहते हैं कि भैया टैक्स दे। यस। फिर हम उसको ये भी कहते हैं अच्छा ऐसा करो, अगर तुम्हारा कैप गेन है तो पैसे बाहर ले जाओगे, नहीं ले जाओगे दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। वो ऊपर से सर किसके? उनको बेसिक एक्सेस लिमिट का रिडक्शन भी नहीं मिलता है, एनआरआई जो नहीं होता नहीं, है। ठीक है, और मैं 2.5 लाख का कैप जो होता है उसका, तो उसको एग्जाम्पशन भी नहीं मिलता है 2.5 लाख तक का। करेक्ट करेक्ट, लेकिन आप जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट को अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, दिस इज ओनली बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग दी फॉरेन एक्सचेंज। टू इंडिया, करेक्ट है ना? अब दूसरी बात तो ये हो चुकी है सर, अभी लास्ट ईयर से उन्होंने उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी हटा दिया। हाँ, वो तो शुरू से हटा हुआ है, नहीं, जो इंडेक्सेशन ऑप्शन था। बेनिफिट हाँ, उनको ऑप्शन था। अभी ऑप्शन हटा दिया। आपने अच्छा, खाली ऑप्शन रेसिडेंट हटा के, दिया। अपने ओके रेसिडेंट के लिए ही रहा खाली बस। ओके, अच्छा, कंपनी के ऊपर टैक्स कितना है? 30%. 25%। Different based on Depende, sir. 25%, 30%. 22% before. 22% भी है? 15% भी है। हाँ, 2000 टर्नओवर manufacturing के हिसाब से। 15% वाली भी कंपनी भी है। बहुत सारे रेट है। 15% वाली कौन सी है? एक 10 manufacturing 2019 को बनाया है, जो बीच में पीरियड आया था इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए, इसका जनरल फॉर्मेट रेट में बताएंगे कंपनी के ऊपर, जनरल रेट क्या है? 25% ले लो सर। ट्वेंटी 25 फाइव ही ले लो. परसेंट जनरल रेट 25% है, और कंपनी अगर इकोनॉमी को कुछ बेनिफिट दे रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, तो हो सकता है कम रेट भी होगा, यही है ना? हाँ जी सर. कंपनी कंपनी अगर जीरो टैक्स कंपनीज है बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स, तो कौन सा टैक्स लग रहा है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैथ। क्या ये मैथ का जो प्रोविजन है वो फर्म और एलएलपी पे भी एप्लीकेबल है? यस सर. जी सर. क्या Yes, नाम है sir. उसका? AMT। AMT. AM. एएमटी, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टैक्स रेट को समझते हैं। देखिए, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जीडीआर, लॉटरी इनकम भूल गया था, लॉटरी इनकम के ऊपर टैक्स रेट क्या है? 30%. 30%. 30%. 30% फ्लैट है। ये सेक्शन Yeah. कौन जी सा? सर. 192 198। टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजीम 192 205। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 206। टैक्स ऑन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी, ये याद रखिएगा, आपको पता लगता जाएगा ये क्यों नया बनाया गया है, क्योंकि दे आर ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज, उनके ऊपर कम टैक्स लेना है। 207 to 220। टैक्स ऑन पास थ्रू एंटिटीज, जो पास थ्रू एंटिटीज में सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट करके कुछ बनाया हुआ है, जहां पर हमने ये कह दिया, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया था, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट ने 10 लाख रुपया इनकम कमाया, ट्रस्ट के में ए और बी दो मेंबर्स हैं, तो ये पूरा 10 लाख इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और अल्टीमेटली टैक्स ए और बी से लिया जाएगा, ट्रस्ट से कुछ भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस एसेट ट्रस्ट को हम लोग पास थ्रू एंटिटीज कहते हैं। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म बनाया गया, इसने 10 लाख रुपया कमाया और ए और बी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पास थ्रू एंटिटीज नहीं है, क्योंकि फर्म से हम लोग टैक्स लेते हैं और बचे हुए इनकम को हम यहाँ ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर बचे हुए इनकम के ऊपर फर्म से टैक्स लेते हैं। तो दिस इज नॉट पास थ्रू एंटिटीज। ट्रस्ट जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, दिस इज पास थ्रू एंटिटी, इसका एक अलग कहानी है। 221 टू 224। फिर टैक्स ऑन इनकम ऑफ शिपिंग कंपनी 220, जहां टनेज स्कीम है। आप ये 5%. समझिए, जो ट्रक का प्रिजम्पटिव इनकम है वो शिपिंग कंपनी का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। 225 टू 235। टैक्स ऑन बैलेंस और नॉर्मल इनकम, फाइनेंस एक्ट, इसका सेक्शन मुझे ढूंढ के आपको या कॉन्स्टिट्यूशन में बता दूंगा। ये जो कहानी है, ये पूरा का पूरा, इसको मैं अलग करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड था, तो इसको हमने यही लिख दिया 110 टू 115 WM, पुराने से टोटल टैक्स आ जाएगा। फिर रिबेट एंड रिलीफ 155 टू 158। डबल टैक्सेशन रिलीफ 159 टू 160। ये डबल टैक्सेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। मुझे एक बात बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के बताए थे आपको? 3. 3. दो दो, तीन मत वही है कभी सर, बोलिए, right? दो ही है। रेजिडेंट है, रेजिडेंट दो तरह के हैं। तो रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ये इंडियन इनकम कमा रहा है, ये फॉरेन इनकम कमा रहा है, ये इंडियन इनकम कमा रहा है और ये फॉरेन इनकम कमा रहा है। अब आप समझिए क्या हो रहा हो। इंडिया, बताइए ये वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? Yes sir, taxable है सर. ये वाली इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या Taxable. नहीं होगी? यस। Taxable. इनकम, Taxable. ये वाली इनकम नो। नॉट No. टैक्स। अब मुझे बताइए, बेसिस ऑफ टैक्सेशन भी बताते जाइएगा। ये वाली इनकम इंडिया में क्यों टैक्सेबल हुई है? रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है तो इंडिया में क्यों टैक्सेबल हुई है? Or earned in India. Income accrued or arise in India. There are two basis of taxation, one is source basis and another is resident basis। और मैंने कहा था प्राइमरी बेसिस सोर्स बेसिस है, तो ये वाली इनकम इंडिया में क्यों टैक्सेबल हुई है? रेसिडेंस इसका origin India. सोर्स बेसिस पे। सोर्स बेसिस पे।
ये वाली इनकम इंडिया में क्यों टैक्सेबल हुई है? सोर्स बेसिस पे, नहीं, Resident. रेजिडेंट रेसिडेंट बेसिस पे, यस यस, रेजिडेंट बेसिस पे। ये वाली इनकम इंडिया में क्यों टैक्सेबल हो रही है? Source. सोर्स बेसिस। सोर्स बेसिस पे। ये तो टैक्सेबल ही नहीं हो रही है। हाँ, जी सर। अब आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं। ये वाली इनकम आउटसाइड इंडिया में टैक्सेबल होगी? कौन सी नहीं। किसकी? रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है तो ये वाली इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होगी? नहीं. नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर क्योंकि नहीं, समझ में नहीं आया सर, outside वन मिनट, आउटसाइड इंडिया बोले तो क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? रेसिडेंट का तो फॉरेन इनकम हो गया ना, आउटसाइड इंडिया हुआ था। अच्छा, सुन तो लीजिए। हाँ ये जो सोर्स बेसिस और रेजिडेंस बेसिस है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे हाँ, वो वर्ल्ड तो में लागू परफेक्ट है, होता हाँ है। पूरे वो वर्ल्ड में हाँ, यही लागू होता है। ग्लोबल इनकम टैक्स हो जाएगी रेसिडेंट के इनकम पर। तो ये रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है तो ये इनकम आउटसाइड इंडिया नहीं टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि ये रेजिडेंट इंडिया का है और सोर्स भी इंडिया में। लेकिन अगर रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है तो ये वाली इनकम, ये फॉरेन इनकम आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? सर मुझे, होगी सर। सर मतलब आउटसाइड कंट्री में जो कंट्री में ये हाँ इनकम हाँ, होगी कि नहीं, उसकी बात कर यस रहे हैं। यस यस। अच्छा, उसके लिए वो ठीक है, तो वही फॉरेन इनकम तो उसको टैक्सेबल होगी सर। किस कंट्री में टैक्सेबल होगी? जिस कंट्री में सोर्स मिला है उस कंट्री में। अगर इंडिया के लिए फॉरेन इनकम है तो किसी और कंट्री के लिए उस कंट्री का इनकम होगा। यस। तो इसका मतलब इस फॉरेन इनकम के ऊपर दो बार दोनों टैक्स लग कंट्री गया। दोनों कंट्री में डबल टैक्स टैक्सेस। लगेगा। एक बार इंडिया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उसके तहत कौन से इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन से इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कौन कंट्री किस इनकम पे टैक्स लगेगी उसके आर्टिकल में दिया हुआ है। करेक्ट। तो अभी उस पे आते हैं, लेकिन पहले डबल टैक्सेशन हुआ है या नहीं हुआ तब तो डीटी डबल ए पे जाएंगे। तो क्यों डीटी डबल ए हो रहा है वो, क्यों डबल टैक्स हो रहा है वो चेक कर लेते। ये वाली इनकम इंडिया में टैक्स हुई है, ये किस बेसिस पे हुई है? रेजिडेंट फॉरेन Resident. इनकम कमा रहा है, ये किस बेसिस पे हुआ है? रेजिडेंट रेसिडेंट बेसिस पे हुआ है, और आउटसाइड इंडिया में ये वाली इनकम टैक्स हुई है तो किस बेसिस पे हुई है? डीटीए के Source. तहत, सोर्स सोर्स बेसिस पे। सोर्स डीटी डबल बेसिस ए तो पे। बाद में आएगा, सोर्स बेसिस पे। तो ये फॉरेन इनकम पे डबल टैक्सेशन हुआ है, करेक्ट है ना? अब नॉन रेजिडेंट अगर इंडियन इनकम कमा रहा है तो हमने सोर्स बेसिस पर टैक्स ले लिया। बाहर वाली कंट्री इसके ऊपर किस बेसिस पर टैक्स लेगी? रेजिडेंट बेसिस। रेसिडेंट बेसिस पे। रेजिडेंट बेसिस पे, यानी कि इसके ऊपर भी डबल टैक्सेशन हो रहा है। तो रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है तो डबल टैक्सेशन हो रहा है, करेक्ट है? अब डबल टैक्स को अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Yes, sir. करना चाहिए Avoid सर। करना चाहिए। अब डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखना है हम लोग। क्या देखना है? डीटी डबल ए। डीटी डबल ए में जाएंगे तो आपको, आज इंडिया ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कंट्री करीब करीब 100 कंट्रीज के साथ साइन किया है। टोटल मान लीजिए 250 कंट्रीज है या 220 कंट्रीज है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसका मतलब जो बायलैटरल रिलीफ है, जिस कंट्री के साथ हमने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया है, इसको हम लोग कह देंगे बायलैटरल रिलीफ। और जिस कंट्री के साथ हमने डबल टैक्सेशन साइन नहीं किया है तो इंडिया वाला उसको यूनिलैटरल रिलीफ दे रहा है, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताइए, यूनिलैटरल रिलीफ किसको देगा इंडिया? रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट? रेसिडेंट को। रेजिडेंट को। जब भी देगा रेजिडेंट को देगा, क्योंकि वो अपना है, इंडियन सिटीजन। वो फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगा, बाहर कमा रहा है, इंडिया में पैसे लेके आ रहा है, करेक्ट है ना? यस सर। बायलैटरल रिलीफ ऑब्वियसली ये कब होगा? जब एग्रीमेंट हो चुका है तब। अब रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, सॉरी, फॉरेन इनकम। रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमा रहा है या नॉन रेजिडेंट इंडियन इनकम कमा रहा है, तभी तो होगा। यस। अब जब डीटी डबल ए आप पढ़ेंगे बायलैटरल एग्रीमेंट, तो उसमें आपको क्या लगता है क्या लिखा हो? अब इस डीटी डबल ए बायलैटरल एग्रीमेंट में एक ही कॉन्सेप्ट तो एक ही चलेगा, कोई एक कंट्री टैक्स लेगी, करेक्ट है? किस कंट्री को पहला राइट मिलना चाहिए टैक्स लेने? जिसपे सोर्स मिलता है। सोर्स बेसिस, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड ऑल द रिसोर्सेज फॉर अर्निंग दैट, करेक्ट? तो जब रेजिडेंट फॉरेन इनकम कमाएगा तो मैक्सिमम चांस है डीटी डबल ए में कि इस फॉरेन इनकम पे जो सोर्स कंट्री है वो पूरा 100% टैक्स रख ली होगी, और रेजिडेंट यानी कि इंडिया में ये टैक्स जीरो कर देगा, या तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा या जितना टैक्स लिया है उसका रिबेट मिल रिबेट, जाएगा या रिलीफ मिल जाएगा, रिलीफ मिल, ठीक है? किसी ने अगर डीटी डबल ए, और ये भी हो सकता है कि 50-50 हो जाए, वो हर एक कंट्री का डीटी डबल ए देखना होगा, करेक्ट है ना? अब जैसे मालदीव से पैसे आ रहे थे, हमने सारा टैक्स छोड़ा हुआ था, सोर्स इंडिया में होने के बावजूद। तो डिपेंड करता है कि क्या चाहते हैं हम लोग छोड़ इसलिए देते हैं ताकि वी नीड फॉरेन एक्सचेंज। तो वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग। किसी ने डीटी डबल ए हैंडल किया तो बताइए। चलिए, तो ऑब्वियसली ये हम लोग कर लेंगे। सर मैंने सर कुछ एक आध हैंडल किए। हाँ, अच्छा विवेक सर। हाँ हाँ, सर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, तो बताइए सर। कभी आपसे, अभी तो आप प्लीज कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं शेयर अच्छा, करूंगा। मेरे तो जैसे इश्यूज इस तरह के रहे कि बिजनेस प्रॉफिट के इश्यूज थे सिंगापुर के साथ,
अच्छा, ओके, या थोड़ा बहुत 195 बता के दीजिए। इशू थे, सेकॉन्डमेंट के इश्यूज थे। तो एक हाँ मेरा हाँ रिपोर्टेड जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। हाँ हाँ एक स्पेनिश कंपनी के लिए आई वाज अपीयरिंग इन आईटीआईटी। हाँ द इशू वाज दैट वेदर द disallowance should be made with respect to India Spain DTAA for the payment made to the secondees expatriate। ये सेकेंडरीज कौन होगा? ये कोई कंट्री है क्या? न स्पेन सेकॉन्डमेंट पे जो आते हैं एम्प्लॉयज अच्छा, पेरेंट कंपनी से इंडिया में, तो दे आर प्रोवाइडिंग दी एफटीएस। एफटीएस मतलब फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। हाँ, टेक्निकल सर्विसेज। ओके ओके। सो उसके लिए उनका प्रेजेंस होना जरूरी है, एंड हाँ देयरफॉर इफ इट इज प्रोवाइडिंग द प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज, then 195 should be triggered, हाँ 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 and TDS under 195 should be deducted. हाँ हाँ। And since I made the payment without deducting the 195 TDS, therefore the expenses should be disallowed. Since you have Not deducted or not deducted. deducted? Not deducted. Okay, हाँ, therefore expenses should be disallowed. Correct. Disallowed under 40 AI. हाँ So this was the case, and in that case we had deducted under 192B. अच्छा, So debate was that whether it should have been under 195 or 192B, but okay. we succeeded on the ground that 192B actually is the 30% taxation, whereas 195 for India is Spain it is 20%. So we have deducted higher tax, and secondly, 40AI does not refer to or create distinction between 192B and 195. हाँ It हाँ हाँ। it per se covers chapter 17 capital B. So the TDS moment, section। even if I have deducted 2% TDS, still expenses can't be disallowed. ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बहुत ठीक है अच्छा ठीक है। जजमेंट है, वो बहुत डिटेल जजमेंट है। ओके। हाँ, तो उसमें दरअसल एक नदर्न ऑपरेटिंग का जजमेंट आया था सर्विस टैक्स का, विच सेड दैट नदर्न ऑपरेटिंग में कि दैट प्रोविजन ऑफ सेकॉन्डमेंट is actually rendition of service, and it's an import of service. Therefore, the recipient has to pay the service tax, which was upheld by the Supreme Court. This proposition was upheld by the Supreme Court. And this became the ground for income tax to trigger all the assessments like this. अच्छा, विवेक सर ने जो बताया, एक चीज तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि आपको सेक्शन याद करना विद चैप्टर नंबर क्यों जरूर। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हर एक से, अब आप लोग स्टूडेंट भी नहीं रहे, आप लोग प्रैक्टिस में है, लिटिगेशन में आना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स में भी मैं भी आना चाह रहा हूँ, तो सेक्शन याद नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। चलिए, ठीक है सर, ठीक है। मैं आपको हाँ एक और मेरा मैटर जो जिसमें मॉरिशस और इंडिया की एंटिटीज के बीच का इशू है, हाँ हाँ जिसमें हाँ। कैपिटल गेन का मसला है, तो एक बार जजमेंट रिलीज हो जाए, जजमेंट रिजर्व हो गया उसमें, अच्छा, तो ओके ओके हाँ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और आई विल ब्रीफ द इंटायर टीम एंड यू ऑल्सो। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो डबल टैक्सेशन रिलीफ, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये जितने भी टीडीएस के जो सेक्शन थे 192, 192A, 193, 194, 194A, डबल ए बी, सब कुछ सेक्शन 393 में है और टेबल के रूप में, टेबल के रूप में। तो एडवांस टैक्स, टैक्स डायरेक्टेड सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 3902,410, इंटरेस्ट एंड फीस 422,430। तो ये पुराना सेक्शन है ही आपके सामने में। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जितना सेक्शन हो चुका है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग सेशन करेंगे फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट एंड अपील। लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने टोटल इनकम जो निकाला था, यहां तक डिडक्शन था। फिर रिबेट एंड रिलीफ, किस पुराना सेक्शन 87 to 89A, 89 में आपको याद होगा ग्रेचुटी मिल रहा है या एडवांस सैलरी मिल रहा है, एरियर्स ऑफ सैलरी मिल रहा है, उन सब का रिबेट था। तो वो सारा कुछ, और 87A का रिबेट तो आप लोगों को पता ही है कितना है। 87A का रिबेट कितना था? 12,500। 25,000 हो गया 12,500। सर अब तो। 25,000। 25,000 हो गया। अभी 25,000 है। चलिए, अब वो सारा कुछ 155 to 158 है। डबल टैक्सेशन रिलीफ 159 to 160, ट्रांसफर प्राइसिंग 161 to 177, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल 178 to 184, मोड ऑफ पेमेंट इन सर्टेन केसेस जहां पर लोन ये सब का था 185 to 189, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम 190 to 198, टैक्स एज पर न्यू रिजीम 199 to 205, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स 206, टैक्स ऑन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनी 207 to 220, टैक्स ऑन पास थ्रू एंटिटीज 221 to 224, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम शिपिंग कंपनीज 225 to 235, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से हम लोग को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखिए, कल मैं
आपको इस तरह से ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं सेक्शन याद करने की कोशिश कर रहा था लिख लिख के। तो आप लोग को भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेक्शन नहीं याद करेंगे तो आने वाला लिटिगेशन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से विवेक सर बोल रहे थे, ये सेक्शन 40A सब सेक्शन 1, वो 195, 193B, वो सब तुरंत क्लिक करना चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्लिक ही नहीं करेगा तो कैसे समझ में आएगा सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो दिक्कत होगी। चलिए, किसी का और का कुछ ऑब्जर्वेशन ओपिनियन है तो प्लीज बताइए। पार्शियल इंटीग्रेशन एक रह गया उसमें, पार्शियल इंटीग्रेशन का। पार्शियल इंटीग्रेशन एग्रीकल्चर इनकम वाला ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ठीक। सर विवेक सर को पूछेंगे क्या, वो फाइनेंस एक्ट का आर्टिकल 246 में है, अच्छा, और 112 से पावर आता है उधर। ओके ओके। विवेक सर का आइडिया रहेगा सर। विवेक सर, हाँ सर। ये जैसे ये फाइनेंस हाँ, एक्ट से रेट्स आते हैं, नॉर्मल रेट्स, राइट सर। तो ये किसी इनकम टैक्स एक्ट के किसी सेक्शन से पावर आता है या कॉन्स्टिट्यूशन से पावर आता है? कहाँ से आता है, कोई आइडिया है आपको? हाँ सर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर है पार्लियामेंट को टू नोटिफाई एनी एक्ट ऑन द टॉपिक्स गिवन अंडर 7th शेड्यूल। इनकम टैक्स फॉल्स अंडर द 7th शेड्यूल, लिस्ट 1। ओके ओके। So they can do the constitution limitations are given under Article 265. It is only limitation, but it is not the power. ओके ओके। Power is traceable to 246. 246 शेड्यूल 7। हाँ, No, करेक्ट। yes, कॉन्स्टिट्यूशन। 7th schedule and list 1, which is called central list of the constitution. करेक्ट, ठीक। सर, सर, ये फाइनेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है सर, जो आप इस समय सर, आपको गाइड कर रहे हैं सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं जब कब लिटिगेशन शुरू होगा, और हम लोग आपसे सीखेंगे, हम लोग सब मिलके। नहीं सर, मैं तो आई एम द पर्सन हु नोज द लीस्ट। तो ये अच्छा है ना, और हम लोग सेक्शन आपसे एकदम भी कम। कोऑर्डिनेट करते हैं ना विवेक सर। अन्वेश, यू आर सेइंग समथिंग? The power to specify the notify rates generally comes from Section 4 of the Income Tax Act, sir. Section 4, subsection 1. अच्छा विवेक सर, हाँ सर, अन्वेश हमारे ग्रुप का सबसे ब्राइटेस्ट है, करेक्ट करेक्ट। और मैंगलोर से है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कम लॉयर, बहुत अच्छा बोलता भी है। Good to connect, Avnesh, with you. So, Section 4(1), and specifically, yes, it can be power can be laid down in any of the sections which can be notified. So, one is that the Parliament is notifying. Number two, the department or the board is notifying. So, Section 4 can only authorize the board to notify. Then, when the Finance Act is passed by the Parliament. Let me just see also, because I have not seen Section 4 as well. अभी निकालते हैं 4। Yes. Where any central act enacts that income tax shall be charged for any tax year at any rate or rates, at any rates or rate। ये तो नॉर्मल रेट की बात कर रहा है। इनकम टैक्स फॉर सच टैक्स ईयर shall be charged at that rate or those rates in accordance with and subject to the provisions of this act। Here the central act refers to the budget, sir. Finance Act. कहाँ सेंट्रल एक्ट है? Where any central act. नहीं, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट एनेक्ट्स दैट इनकम टैक्स। ओके ओके। क्या कहते हैं विवेक सर? देखिए, ये तो चार्जिंग सेक्शन है, सिंप्लिसिटर रेफरेंस टू द सेंट्रल एक्ट, बिकॉज इट्स अ कैपिटलाइज्ड आइटम, it must have been defined somewhere. Let's look at central act. I don't have the act in handy with me. Let's look at where is central act defined. अभी देख, ये कैपिटल में था, इसीलिए आपने कहा कि डिफाइंड होगा। Yes, generally capitalized items are defined. कंट्रोल F कीजिए सर, सर्च में हो जाएगा। नहीं, ये तो उसी में है, ABC बिजनेस ट्रस्ट, B के बाद आ गया, सी की लिस्ट में है नहीं नहीं है। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं So, इसका या तो फिर इसका मतलब ये जनरल क्लॉजेस एक्ट में होगा। आ गया ना? आ गया। नहीं, वो डिफाइंड नहीं है सर। हाँ, डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइंड नहीं है तो इसका देखिए, सेंट्रल एक्ट इसका मतलब इंक्लूड करेगा इनकम टैक्स एक्ट को भी। Finance Act. Sir, it is telling, ChatGPT is telling Central Act is any act made by Parliament of India. इसका मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में वही सेंट्रल लिस्ट में चला गया क्या ये? हाँ सर, वो सेंट्रल लिस्ट में हो गया। जो भी एक्ट पास किए जाएंगे, देखिए 7th शेड्यूल में तो टॉपिक्स ऑफ लेजिस्लेशन दे रखे हैं कि किन किन टॉपिक्स में, उसमें इनकम टैक्स एक टॉपिक है। अच्छा, उस टॉपिक के ऊपर यूनियन पार्लियामेंट ने ये एक्ट निकाला, सेंट्रल एक्ट निकाला, जिसको कि इनकम टैक्स एक्ट कहा गया। हाँ, ठीक है। अब वो इनकम टैक्स एक्ट जब कहा गया उसको, तो दैट क्वालिफाइज टू बी ए सेंट्रल एक्ट। अब सेंट्रल एक्ट ने, अब इन्होंने सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में कहा कि सेंट्रल एक्ट दैट क्रिएट्स चार्ज ऑन द इनकम एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड। तो या तो एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड होता है और एट द रेट गिवन इन द एक्ट ओनली। तो अब एक्ट रेट जो है दो तरह से आ सकते हैं सर।
हाँ हाँ रेट जो है, या तो अगर प्रिस्क्राइब फॉर्म में होता तो डेलीगेट ही उसको रेट को प्रिस्क्राइब करता हाँ हाँ नोटिफिकेशन के जरिए। और डेलीगेट ही कौन हो सकता है, या तो बोर्ड हो सकता है हमारे केस में, या हाँ कोई और अथॉरिटी हो सकती है, मिनिस्ट्री हो सकती है जो डेलीगेटेड ही है। और दूसरा, अगर वो ये कहते हैं कि भाई एक्ट के जरिए ही आपको लेकर आना है रेट को, तो वो हाँ पार्लियामेंट करेगी। अच्छा, पार्लियामेंट की पावर जो है किसी एक्ट के लिए ट्रेसेबल नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी एक्ट। करेक्ट ठीक पार्लियामेंट इज पावर्स आर ट्रेसेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ 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 तो इसलिए मेरा ये रिएक्टिव आंसर था कि हाँ जो अगर रेट है, अगर फाइनेंस एक्ट से आया, दैट मींस इट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट, एंड देयरफॉर इट शुड हैव बीन आइडियली अंडर द टू आर्टिकल 246। नहीं ठीक अन्वय Anvesh bhai, do you have any other point of view which I am missing out? अन्वेश I agree, sir, that it is inherent power of the parliament to specify the rate. It need not actually flow from the act itself. हम्म But 4 only conceptualizes saying that it creates a charge simpliciter and it says at any rate. So that is where I was thinking that it is the 4 defines, it is not the source of power. The source of power, as sir rightly pointed out, it flows हम्म from the constitution. It is an हम्म inherent power. But there they say, the only thing is when they refer to that any central act enacts, the question is, are they referring to Income Tax Act or are they referring to Finance Act? In my understanding, it should be Finance, or else that does not make sense. The वो जो जब हम पढ़ेंगे, because income tax के अंदर income tax enacts नहीं बोल सकते वो लोग. That would be my limited reservation on that. Central acts typically refers to Finance Acts, but rest of the things I concur with the sir. Yeah, Avnesh bhai, you are absolutely right, because Central Act generally, there are two ways to look at, because one is that the rates, whenever they are referring to the rates in any enactment, they are saying in the manner it is prescribed or to be prescribed. First the act comes, thereafter the rate comes. And most of the cases, 99% of the cases, the tax rate is actually notified by the board. Like if we take the situation of GST or any other thing, so you are absolutely right. And that is the first understanding of everyone. But since, as I heard, that it is Finance Act, so there I'm presuming that, yeah, it is the Parliament. Now, Central Act, we can look at both ways, as you are rightly pointing out, that what is the purpose of referring to Central Act expression into this section, subsection 1? What is the purpose? That means it is referring to the Finance Act. चलिए एनी अदर ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन कोई और इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं कुछ और सर हम्म मोटा मोटी तो मैंने देखा है हम्म कि ये जो खाली सेम टू सेम रिप्रोडक्शन ही हुआ है, खाली उसको सब सेक्शन हटा के, प्रोविजो हटा के सेक्शन में कर दिया है। मोटा मोटी मैंने सब देखा, सब घुमाया ऊपर ऊपर से। हाँ तो एक्ट जो है ना, इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस हुए हैं बस, बाकी तो मोटा एक मेजर चेंज मैंने देखा रिलेटिव वाला आप डेफिनेशन। बताइए फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी क्या केस रिमांड बैक कर सकता है अभी कर सकता है, हैं कर सकता है। फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी क्या केस रिमांड बैक कर सकता है अपील्स टू द अपेलेट अथॉरिटी 350-16 हाँ ये कर सकता प्रोविजन है, आ चुका है। कर सकता है, रिमांड बैक कर सकता पहले नहीं था हाँ ये लास्ट ईयर ही आया प्रोविजन। लास्ट ईयर आ है। चुका है हाँ आ चुका है। 2024 में आएगा। जी सर। अच्छा ये मुझे आइडिया नहीं था लेकिन वो सिर्फ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ही केस रिमांड बैक कर पा रहा बाकी ओनली 144। 144 वाला है ना हाँ ओनली 144। अच्छा 144। अच्छा वो लास्ट ईयर आ चुका है तो मुझे मेरे लिए सरप्राइजिंग था मैंने बहुत साल बाद इनकम टैक्स पढ़ रहा हूँ अच्छा ओके सर, उसके पीछे एक प्रिंसिपल था कि द हाँ पावर्स ऑफ द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द फर्स्ट assessing authority. So the first appellate authority can also get into the complete assessment and scrutiny because they are co-extensive. ठीक है And this principle was laid down under the Calcutta discounting case of the Supreme Court decided by Constitution Bench. ओके So that was in relation to the previous act, not 61 Act. So now coming to this point, earlier what they used to do is that they used to get the remand report from the AO. Now, since they got the power to refer back to or remit back to the assessing authority, so but this is more open to abuse now, because the matter may keep hanging between these two authorities for a longer period of time, because CIT appeal is keeping the appeals pending for more than 2 to 3 years, अच्छा if I'm not wrong. And people are approaching the High Court to seeking direction for the disposal. So this has become a regular feature everywhere ओके ओके because they are choked any which way. That apart, but
I think it's a good decision that they have given the power to remand back in one way. हाई पिच असेसमेंट को रिमांड बैक करवा रहे हैं, मुझे जो लग रहा तो अब तो सर AI बेस्ड सब कुछ हो रहा है, तो हाई पिच में तो they put everything in the system and they create the maximum possible liabilities. है। हाँ, चलिए परसों मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू सो Right. मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, and all Thank the you. very best. चलिए सर, थैंक नमस्ते यू, नमस्ते। नमस्ते।